जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर किए 14 नक्सल्स। भारत और फ्रांस के बीच हाई एंड टेक्नोलॉजी पर कॉपरेशन बढ़ाने के लिए बनी सहमति। तेजस मार्क 2 के जेट इंजन वाले डील पर आई रुकावट। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के लिए T-72 ब्रिज लिंक टैंक्स के लिए साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। और कार निकोबार में भारत अपने एयरबेस को कर रहा है मजबूत। आज मंगलवार को पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक गरियाबंद जिले में छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर के साथ नक्सल्स के साथ एक मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई थी और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुई इस मुठभेड़ में करीब 14 नक्सल्स को ढेर किया गया और जिसमें उनके सीनियर कैडर भी शामिल हैं। और इस CRPF, SOG उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन था। पहली मुठभेड़ सोमवार को हुई जिसमें 2 विमेन नक्सलाइट्स को ढेर किया गया, लेकिन इसी में हमारे कोबरा कमांडोज का एक जवान भी घायल हुआ था। और फिर सोमवार देर रात को एक बार फिर से मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई और फिर इसके बाद इसी ऑपरेशन के दौरान 12 और नक्सल्स को ढेर किया गया और इस तरह से इस ऑपरेशन में अभी तक टोटल 14 नक्सल्स को ढेर किया जा चुका है। और नक्सल्स में से एक की पहचान जयराम के तौर पर हुई है, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपीस तक का इनाम था, और जबकि बाकियों की पहचान होनी अभी बाकी है। और इस ऑपरेशन को 19 जनवरी से इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किया गया था। और इस वाले एनकाउंटर के साथ इस वर्ष अभी तक 40 नक्सल्स को ऑलरेडी ढेर किया जा चुका है। ALH हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट के ग्राउंडेड होने और रिपब्लिक डे फ्लाई पास में उसके पार्टिसिपेट ना करने वाले इशू को लेकर डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह की तरफ से कहा गया कि हाल ही में हुई दुर्घटना के बाद स्थानीय रूप से निर्मित ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की ग्राउंडिंग आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक थोड़े झटके की तरह है और ये रिपब्लिक डे फ्लाई पास में भाग नहीं लेगा। लेकिन उनका यह भी कहना है कि इसमें जो भी इश्यूज है उनका बेहद ही जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही ALH रिपब्लिक डे फ्लाई पास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्य एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे और आपको 12 अलग अलग फॉर्मेशंस भी देखने को मिलेंगी और ALH को छोड़कर इसमें अन्य हेलीकॉप्टर्स रहेंगे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है जिसमें आज मंगलवार को ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि भारत और फ्रांस हाई एंड टेक्नोलॉजीज में अपने बीच के बायलैटरल पार्टनरशिप को और भी मजबूत करने के लिए सहमत हुए हैं। और ये सहमति खास तौर पर सोमवार को पेरिस में आयोजित की गई भारत और फ्रांस की फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस की मीटिंग के दौरान बनी थी। बाकी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अगले महीने 10 और 11 फरवरी को AI एक्शन समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की विजिट पर रहेंगे और भारत और फ्रांस डिफेंस सेक्टर्स, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में अपने बीच के बायलैटरल कॉपरेशन पर फोकस कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि एमका के स्वदेशी जेट इंजन के लिए फ्रांस के सैफरन के साथ ये डील आगे बढ़ने की सबसे ज़्यादा संभावना दिख रही है। अगर आप हमारे डिफेंस अपडेट्स को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं तो आपको ये याद होगा कि पिछले साल यानी कि 30 दिसंबर 2024 को ANI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि तेजस मार्क 2 फाइटर्स में इस्तेमाल करने के लिए जो US फर्म जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 जेट इंजन की डील पर नेगोशिएशन चल रहा है, तो अब इस डील की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ये कीमत कितनी बढ़ सकती है इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। और फिर इसके बाद 31 दिसंबर 2024 को यानी कि इसके अगले दिन ANI की तरफ से एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि US के साथ इस F414 जेट इंजन वाले डील को अंतिम रूप देने के लिए HAL ने एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी बनाई है। और इसी रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से भी बताया गया था कि भारतीय पक्ष को इस बात की उम्मीद है कि वे इस डील को अगले 3 महीनों के अंदर अंतिम रूप दे देंगे, यानी कि लगभग मार्च 2025 के अंत तक। और जबकि इस डील के लिए MOU साइन हुआ था 2023 में और जिसके तहत 80% के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ये जो जेट इंजन्स हैं ये भारत में ही बनाए जाने हैं। और जब इस पर नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था यानी कि 2023 में, तब इसकी जो रफ ऑर्डर वैल्यू थी वो लगभग $1 बिलियन के आसपास थी। लेकिन अब इसी जेट इंजन वाली डील पर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इस डील की कीमत में जो कि पहले $1 बिलियन के आसपास थी उसको $1.5 बिलियन तक बढ़ाने की बात की गई है, यानी कि लगभग $500 मिलियन तक की बढ़ोतरी। और इसी वजह से इस डील पर नेगोशिएशन अभी भी चल रहा है। और ये जो रिपोर्ट है सबसे पहले IDRW की तरफ से जारी की गई है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर ऑफिशियल लेवल पर कोई भी कमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक बात तय है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद से आज HAL के शेयर प्राइस में गिरावट जरूर देखी गई है। और इस रिपोर्ट के बाद से इस बात का संदेह और बढ़ गया है कि HAL ने जो मार्च 2025 के अंत तक इस डील को अंतिम रूप देने का टारगेट बनाया है, तो क्या वो टारगेट पूरा होगा या फिर इसमें भी और डिले होने वाला है। पर जैसे कि आप सभी ये भी जानते हैं कि अमेरिका में नई सरकार आ चुकी है और इस नई सरकार में भारत और अमेरिका के जो डिफेंस टाइज हैं वो और भी मजबूत होने की संभावनाएं जताई गई हैं। तो बस हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि तेजस मार्क 2 के जेट इंजन की डील का जो नेगोशिएशन है वो अपने समय के अनुसार पूरा हो जाए। और वैसे भी अगर इस इंजन डील की जो प्राइस है वो बढ़ी है
तो ये कुछ ज़्यादा सरप्राइज होने वाली बात है नहीं। लेकिन इस बात को सुनिश्चित करना बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा कि इस डील में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की गई है तो फिर उसके तहत किस लेवल तक की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र होगी। और इसके लिए HAL ने जनरल इलेक्ट्रिक को कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करने के लिए रिक्वेस्ट भी करी थी ताकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की डेप्थ को और अच्छी तरह से समझ सकें। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ 1560.52 करोड़ रुपीस तक की कीमत वाले एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है और इसके तहत हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री इंडियन आर्मी के लिए 47 टैंक 72 ब्रिज लिंक टैंक्स को सप्लाई करेगी। और जो ये ब्रिज लिंक टैंक्स हैं जिन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में BLT कह सकते हैं, तो ये उन क्रिटिकल इक्विपमेंट में आते हैं जिनका इस्तेमाल ऑफेंसिव या फिर डिफेंसिव ऑपरेशंस के दौरान मैकेनाइज्ड फोर्सेस के लिए ब्रिजेस को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। और ये बैटलफील्ड में आर्मी के आर्मर्ड व्हीकल्स फ्लीट और टैंक्स के लिए एक इंटीग्रल ब्रिजिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और बाकी आर्मी के लिए जो BLTs खरीदी जाएंगे इन्हें बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत लिया जाएगा और इनमें अधिक से अधिक स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इस तरह के ब्रिजिंग सिस्टम्स होते हैं वो मिलिट्री ऑपरेशंस में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनकी मदद से चुनौतीपूर्ण इलाकों में कुछ बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स जैसे कि पानी, नदी, नाले, तो उनको बहुत ही एफिशिएंट तरीके से और तेज़ी से पार करने में मदद मिलती है। और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे आप एक तरह की बैटल विनिंग टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। और अगर आपको इन ब्रिजिंग सिस्टम्स के बारे में डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी इस पर एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexpert.com पर पब्लिश किया गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक कार निकोबार में भारत के एयरबेस को तेजी से मॉडर्नाइज करने के प्रयास जारी हैं और जिसके तहत यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को रेनोवेट किया जा रहा है। रनवे की जो लंबाई और चौड़ाई है उसे बढ़ाया जा रहा है ताकि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ सके। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि कार निकोबार वो जगह है जो कि मलाक्का स्ट्रेट के मुहाने पर पड़ती है और ये रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से इस मलाक्का स्ट्रेट पर अपनी पकड़ को और मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य के साथ कार निकोबार के बेस को मॉडर्नाइज करने पर कार्य चल रहा है। और अब तक एयरफोर्स के जैगवार मैरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और सुखोई Su-30 MKI को ही कुछ समय के लिए कार निकोबार में तैनात किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि वे बांग्लादेश के पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्ड्स को अब नॉन लीथल साउंड ग्रेनेड्स और टीयर गैस कैनिस्टर से इक्विप करेंगे। और उनका यह कहना है कि वे उन प्रैक्टिसेस को भी मिरर करेंगे जो कि उनके इंडियन काउंटरपार्ट द्वारा अडॉप्ट की गई हैं। और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के लिए साउंड ग्रेनेड्स और टीयर गैस शेल्स की खरीद के लिए ऑलरेडी अप्रूवल भी दे दिया गया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर के कृष्ण घाटी सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार निर्मल सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही राहुल रेंसवाल वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1990 में ऑपरेशन पवन के दौरान कर्नल KP परमेश्वरन पिल्लई शशिकुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2006 में मणिपुर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव बख्शी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि एस्टेब्लिशमेंट 22 भारत की किस फोर्स का निकनेम है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पर जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।